श्री बाल मुकुंदाचार्य जी। धन्यवाद महोदय। सभापति महोदय, आपने मुझे राज्य बजट 2026-27 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को दूरदर्शी, संतुलित एवं जन कल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। सभापति महोदय, ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं, ये प्रदेश की 8 करोड़ नागरिकों का विश्वास, विकास और सुरक्षित भविष्य का संकल्प पत्र है। ये विश्वास का बजट है, ये विकास का बजट है, ये राजस्थान को समर्पित बजट है, राजस्थान की सेवा को समर्पित बजट है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के समग्र विकास को नई गति प्रदान करने हेतु सड़क सुरक्षा अवसंरचना क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान अत्यंत सराहनीय हैं, जिसमें 16,430 करोड़ किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण 27,860 करोड़ रुपए से ऐतिहासिक निवेश के साथ ही सड़क सुधार एवं रख रखाव के हेतु 1,400 करोड़ रुपए वर्ष 2027 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु में 90% की कमी लक्ष्य के साथ डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली एवं 2000 नए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से अपराध पर नियंत्रण गति मिलेगी, यातायात प्रबंधन बेहतर होगा, महिला सुरक्षा सुदृढ़ होगी, जिससे कानून व्यवस्था अधिक प्रभाव बनेगा। सभापति महोदय, ये केवल सड़क निर्माण ही नहीं, ये सुरक्षित राजस्थान की आधारशिला है। राज्य की अर्थव्यवस्था में 41% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए से अधिक होना ये स्पष्ट संकेत है कि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। केवल आंकड़े नहीं, सभापति महोदय, ये प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ता की जीवंत प्रमाण है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की संवेदनशीलता, 91 लाख लाभार्थियों को 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन के रूप में कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी प्रकार से किसान हित में ये राजस्थान कृषि के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में कैसे आए, किसान समृद्ध कैसे हो और किसानों के खेत हमेशा हरे भरे लहराते कैसे रहें, उसके लिए ऐतिहासिक कदम किसानों के हितों के संरक्षण में सम्मान हेतु 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसान का सम्मान ही हमारे राजस्थान की पहचान है। माननीय सभापति महोदय, जल एवं पेयजल के क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं 6,500 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़कर नल कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही जल संकट क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान एवं मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब जैसी पहल को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब महोदय के नेतृत्व में राजस्थान में किया जा रहा है। जल ही जीवन है और ये बजट इस जीवन की सुरक्षा का बजट है। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा एवं पर्यावरण संतुलन दृष्टिकोण से राज्य की पहली समग्र जलवायु नीति ऊर्जा के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य, सौर ऊर्जा विस्तार, रूफटॉप सोलर एवं एआई आधारित बिजली मॉनिटरिंग प्रणाली, ये राजस्थान में हरित ऊर्जा उज्ज्वल भविष्य की दिशा है। सभापति महोदय, जयपुर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान, शहरी विकास हेतु 3,000 करोड़ रुपए, 7 लाख नई स्ट्रीट लाइट ड्रेनेज सिस्टम एवं ट्रैफिक सुधार आदि को ध्यान में रखकर मैप तैयार किया गया है। महोदय, पिछली हम लोग 5 साल कांग्रेस का देखा, जो होटल की भी बात कही जा रही है, होटल में भी रहते हमने देखा है। कोरोना काल का संकट में सरकार को नदारद भी देखा है। लेकिन मैं विपक्ष के महोदयों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो काल संकट का आपका भी था, सरकार तो थी लेकिन काम नहीं था और लूट के अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन अब जनहित में और राजस्थान को समर्पित ऐतिहासिक काम हो रहा है। उस काम की सराहना नहीं कर सकते, वो आपका आदेश नहीं है ऊपर से कि आप सराहना नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है आपकी। लेकिन कम से कम जो ऐतिहासिक काम हो रहा है,
कृपया उन कामों का सहयोग तो करें और अपने क्षेत्र की उन समस्याओं जो रह गई थी कांग्रेस काल में, उनको निवारण करने के लिए कम से कम काम तो करें। मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा आपसे। विधानसभा हवा महल के लिए कुछ मांगे, इनको पूरा बजट में शामिल किया जाए, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय आपके द्वारा कि सभापति महोदय, हवा महल विधानसभा एक क्षेत्र नहीं है, ये राजस्थान की सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन गरिमा का जीवन प्रतीक है। माननीय महोदय, इसी संदर्भ में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र हवा महल के कुछ महत्वपूर्ण अति आवश्यक मांगे सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहूँगा। निवेदन करता हूँ कि आगामी पूरक बजट में इनको शामिल किया जाए। जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में सब्जी, फल, फूलों के व्यापार हेतु कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाए, ताकि उस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में किसान और आसपास की विधानसभाओं के किसान उसका लाभ ले सके। इसी प्रकार से गोविंद देव जी के मंदिर क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार हेतु सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन की अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही जय निवास उद्यान का श्री कृष्ण लीला थीम पर विकास, गौशाला का निर्माण कर देसी नस्ल की गोवंश को संरक्षण के लिए, बचाने के लिए भी काम किया जा सके। मल्टी लेवल पर पार्किंग जय निवास उद्यान में बनाई जा सकती है, उस पर विचार किया जाए। हवा महल से सुभाष चौक होते हुए जोरावर सिंह गेट से जल महल एवं आमेर किला तक के सड़क मार्ग का हेरिटेज स्वरूप सौंदर्यकरण का पर्यटक विश्राम गृह, पिंक टॉयलेट, फूड कोर्ट इत्यादि विकास किए जाएं, जिससे पर्यटकों को सुविधाएं विकसित हो सके। इस क्रम में शास्त्रीनगर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए। हवा महल क्षेत्र की सड़कों का व्यापक सुदृढ़ीकरण किया जाए। साथ ही पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु फुट ओवर ब्रिज निर्माण निम्न स्थानों पर किया जाए। खोले के हनुमान जी के सामने हवा महल, रामगढ़ मोड़, जलमहल क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज निर्माण करने की मांग मैं करता हूं। अति संवेदनशील क्षेत्रों में नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए, जिसमें फकीरों की डूंगरी, सीतारामपुरी, बारियों का बाग, किशन बाग, भट्टा बस्ती, जाटों का बाग, जयसिंहपुरा खोर इत्यादि। नारी का नाका शास्त्रीनगर से विद्याधर नगर को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कर चौड़ा करवाया जाए, जिससे शास्त्रीनगर के साथ साथ सीकर एवं झोटवाड़ा रोड का दबाव भी कम हो सके। माननीय महोदय, ये मांगे केवल विकास कार्य के नहीं हैं, ये जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्यटन संवर्धन से जुड़े विषय हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार 2 वर्ष में ऐतिहासिक कार्य पिछले दिनों किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में और दुनिया में गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। 2012 से पहले सभी जगह एक चर्चा होती थी, गुजरात की तरह भारत पूरा विकसित हो। और उसी क्रम में हम सब ने मिलकर, पूरी देश की जनता ने मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को चुना, जिन्होंने गुजरात मॉडल की बात होती थी विकास में, उसी प्रकार से पूरे भारत को बिना किसी भेदभाव के ऐतिहासिक विकास के साथ काम करना प्रारंभ हुआ। और आज विकसित भारत 2047 का विजन लेकर हम लोग सब काम कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष ये सब आता जाता चलता रहता है, लेकिन मेरा निवेदन है महोदय, आपको जनता ने चुनकर भेजा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चौहों के विकास के लिए, बिना किसी तुष्टीकरण के सामूहिक विकास। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब आगे होकर खुद पूछते हैं कि क्षेत्र में और क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या कमी रह गई, उसको पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर सदन में न कि कमियां निकालें, न कि जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसके साथ हम लोग सब मिलकर काम करें, ताकि हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो पाए और इस डबल इंजन की सरकार का और संवेदनशील सरकार का हम लोग पूर्णतः लाभ लेकर अपने क्षेत्र को उन्नत कर सकें और विकसित 2047 का जो सपना है उसमें आज से हम सब मिलकर एक साथ काम करें। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक निवेदन करना चाहूँगा। आज मैं केवल एक शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की आत्मा, भारत की परंपरा, भारत की ज्ञान संस्कृति की बात कर रहा हूँ। ये वही भूमि है जहाँ ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, ज्ञान जीवन का मार्ग था, साधना थी, संस्कार था। हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा विश्व में सबसे समृद्ध है, संतुलित है और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली हमारी रही है, जहाँ शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं थी, ये चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के विकास और जीवन दर्शन का आधार थी। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें केवल शास्त्रीय नहीं, वेद, उपनिषद, दर्शन, धर्म, नीति, युद्ध कला, समाज व्यवस्था एवं मर्यादा का ज्ञान प्राप्त हुआ।
यानी भगवान स्वयं भगवान होने के बाद भी गुरुकुल में अपना अध्ययन करके और अपने राजकार्य को अच्छे से कर पाए। मेरा निवेदन है, हमारी शिक्षा दर्शन की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसी गुरुकुल परंपरा ने हमें महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, आचार्य चाणक्य, महर्षि पतंजलि जैसे महान विद्वान एवं शोधकर्ता दिए, जिन्होंने आयुर्वेद, चिकित्सा, राजनीति, योग, दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में विश्व को दिशा देने का कार्य किया। इतिहास में आज 1 मिनट का और महोदय, इतिहास में विभिन्न कालखंडों में विदेशी शासन के प्रभाव में भारत की पारंपरिक शिक्षा गुरुकुल व्यवस्था को संरक्षण नहीं मिल पाया, जिससे परिणाम स्वरूप ये गौरवशाली प्रणाली धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। महोदय, आज परिस्थितियां बदल रही है। आज देश में भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति गुरुकुल परंपरा में भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान में भी अपनी सांस्कृतिक शैक्षणिक विरासत गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाकर सशक्त करने की दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। सभापति महोदय, राजस्थान में वेद विद्यालयों एवं गुरुकुलों की स्थापना केवल परंपरा का संरक्षण नहीं है, ये भविष्य निर्माण के कार्य हैं। लेकिन मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज के युग में केवल परंपरा नहीं, समन्वय का युग है। महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि गुरुकुलों में भी अपडेट करने की आवश्यकता है। गुरुकुलों के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति परंपराएं देश और दुनिया में प्रचारित हो, उसके लिए वहां पर अन्य शिक्षाओं की उसके साथ में आवश्यकता है। मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता है हमारे गुरुजनों की। यही निवेदन करते हुए मैं धन्यवाद। माननीय सभापति जी, आपने बजट 2026-27 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभापति